मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 13 इकाई, जिसका नाम है आपका हाइड्रोकार्बन। और इससे पहले वाला जो क्लास था उस क्लास में हमने एल्केन में स्वरूपण देखे थे, साथ ही साथ एल्केन किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बनाने की विधियां देखे थे, जिसमें प्रयोगशाला विधि भी देखे थे। साथ ही साथ एल्केन के हम भौतिक गुण भी देखे थे। भौतिक गुण के अलावा हम लोग रासायनिक गुण भी देखे थे, जिसमें से बहुत सारा रासायनिक गुण हम लोग पढ़े थे, जो आपका यहाँ तो काम आएगा ही, आने वाला जो क्लास है 12th क्लास उसमें भी काम आने वाला है। तो कल हम लोग एल्केन के बारे में लगभग जो है पूरा पढ़ाई कर चुके थे। आज हम जो है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्कीन के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई। और एल्कीन के बारे में आप पहले भी क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। इससे पहले वाला जो क्लास था उस पर हम लोग जो है एल्कीन से रिलेटेड जो है बहुत सारे चर्चा किए थे, या इसके पहले जो लेसन था उसमें भी हम लोग जो है एल्कीन से रिलेटेड चर्चा किए थे, है ना। और क्या है कैसा है हम लोग जानते हैं। पहली चीज़ तो ये एल्कीन एक कैसा होता है हमारा असंतृप्त क्या होता है हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार सुन सकते हैं यहाँ से। तो हमारा जो एल्कीन होता है वो कैसा होता है, हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है। तो ये आप जानते हैं कि एल्कीन एक कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच आपका क्या होता है, आपका द्विबंध क्या होता है, पाया जाता है। और सामान्य अगर हम सूत्र की बात करें इसका, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका CnH2n, ये इसका क्या होता है, आपका सामान्य सूत्र होता है। ये जैसे आपका दिया गया है हमारा CnH2n, ये हमारा सामान्य सूत्र होता है, जहाँ पर n की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कार्बन की संख्या लिख सकते हैं। और कार्बन की संख्या यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन से एल्कीन नहीं बनता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो उसके बेस पर देखें, समीकरण के बेस पर यहाँ पर अगर हम C2 रखते हैं तो H2 और N हो जाता है। तो उस स्थिति में हमारा पहला जो एल्कीन का जो सदस्य है, अगर हम उसकी बात करें, जैसे 2 रख दें, यहाँ पर 2 रखें, इंटू 2 कर दें, तो टोटल हमारा क्या हो जाता है, C2H4 प्राप्त होता है। क्योंकि डबल बॉन्ड रहता है इसमें, तो इन लगाते हैं तो इसका नाम क्या होता है, आपका एथीन होता है। तो हमारा जो एल्कीन है इसका पहला सदस्य क्या होता है, हमारा एथीन या एथिलीन कहा जाता है, ये इसका पहला सदस्य है। तो आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन कर देता है एल्कीन से आप क्या समझते हैं, तो बता सकते हैं आप कि एल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है, या ये बोल सकते हैं कि एल्कीन जो होता है वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, द्विबंध पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। और इसका प्रथम जो सदस्य होता है वो हमारा क्या होता है, एथीन होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन होता है वो 2 से क्या होता है, आपका स्टार्ट होता है। इसको एक नाम से और जानते हैं, ओलिफिन भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो ओलिफिन होता है, अगर हम इसकी बात करें, ओलिफिन जो होता है, क्योंकि इसके जो एलिफेंट गैस से हुई है, ओलिफिन जो है उनकी उत्पत्ति हम लोग देखें तो ओलिफेंट गैस से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, हमारा तेल बनाने वाला होता है। तो इनके जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, तेल बनाने वाले होते हैं। उसके बेसिस पर हम इसको क्या बोलते हैं, ओलिफिन के नाम से जानते हैं, ओलिफिन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से एल्कीन का जो परिचय है उसको क्या किया जा सकता है, आपका दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इतना आप कम से कम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या है, हमारा एथिलीन है। एल्कीन क्या है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, आपका CnH2n होता है। इसे ओलिफिन भी कहते हैं, क्योंकि ये ओलिफिन गैस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, आपका तेल बनाने वाला होता है। तो ये हो गया आपका जो आपका एल्कीन है उनका सामान्य परिचय। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, और पहले भी पढ़ चुके हैं तो मेरे ख्याल से आ गया होगा ये समझ में आपको। चलिए अब हम चलते हैं आगे, वो है एल्कीन का नामकरण या एल्कीनों का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या करना है, हमको एल्कीन देखना है। वैसे एल्कीन का नामकरण हम लोग पहले देख चुके हैं। एल्कीन का जो नामकरण होता है वो जनरली हम लोग साधारण नाम ही क्या बोलते हैं, IPAC नाम ही करते हैं, है ना। और इसमें जो है कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा CnH2n होता है। और इसमें हम लोग कार्बन का जो संख्या है वो 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग, जो है 2 रखते हैं, क्योंकि 2 यहाँ तो 2 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाता है, C2H4 प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है हमारा एल्कीन जो होता है, हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो एल्कीन होता है, एल्कीन CnH2n, ये जो है एल्कीन है। और एल्कीन में क्या होता है हमारा, एल का हो गया, और हमारा क्या होता है हमारा जो इन होता है। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, यहाँ पर ये हो गया एल्क और ये हो गया इन। तो यहाँ पर जो इन होता है ये हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है इसमें, और एल का क्या होता है हमारा, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स होता है और प्रीफिक्स में किसको लिखा जाता है भाई, कार्बन के नाम को लिखा जाता है, जो हम इससे पहले क्लास में देखे थे। कार्बन का जो नाम होता है एथ मेथ प्रोप, इसको लिखा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब कार्बन की संख्या रखते हैं 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाता है। तो ओवरऑल क्या प्राप्त होता है, C2, 2 दूने 4 हो जाता है, तो ये 4 हो जाता है। तो सफिक्स हम क्या लगाते हैं, इन, और कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो नाम क्या हो जाता है आपका, एथीन हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखेंगे, अगर हम 3 रख देते हैं यहाँ पर, इसके जगह 3 रखें तो C3 हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 तो पहले से है, यहाँ से 3 कर देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा C3, और ये क्या हो जाता है S6। अगर इस फार्मूला में रख रहे हैं तो सफिक्स से क्या लगाएंगे, इन, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोप इन, है ना। तो इसको एथीन, इसको प्रोपीन। अगर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर जाते हैं, मान लो 4 रख देते हैं वहाँ पर, यहाँ पर कितना करें, 4 रखें, तो यहाँ पर भी कितना करेंगे, 4 रखेंगे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, C4, और एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग, इन सफिक्स से लगाएंगे। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाता है, ब्यूटीन हो जाता है। अगर हम 5 की ओर चलें तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, 5वां नंबर की अगर हम बात करें तो 5वां नंबर में क्या होता है हमारा, C5, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, C5, और H कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। सफिक्स से क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और 5 कार्बन है तो क्या लगाते हैं हम लोग, पेंट लगाते हैं। तो ये हमारा एक जो है सूत्र के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। सूत्र में एल्कीन का जो सूत्र होता है उसमें इन क्या होता है हमारा, सफिक्स होता है, और एल का क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, और एल का की जगह हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का नाम रखते हैं। अब इस सूत्र में अगर मान रखते जाते हैं तो ये हमारा सूत्र है, तो यहाँ पर कार्बन की जगह 2 रख दिए, है ना। अब उतना ही नंबर हमको क्या रखना है, इस नाइन के रखना है। तो हाइड्रोजन पहले से 2 है, और यहाँ पर 2 रखें, मतलब यहाँ पर एन में भी 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाता है, 2 और 2 दूने 4, तो C2 क्या होता है, H4 प्राप्त होता है। चूँकि आप इस समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम सफिक्स में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और 2 कार्बन है तो क्या लगाते हैं, उसमें एथ लगाते हैं, तो क्या नाम हो जाता है, इसका नाम एथीन। इसी प्रकार इसमें आप देख रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, 3 कार्बन ले रहे हैं, 3 को फिर किसके साथ गुणा कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के 2 के साथ गुणा कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मान कितना आ रहा है, 6, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर सफिक्स क्या लगाएंगे, इन, 3 कार्बन है तो प्रो। तो आपको क्या करना है, जो एल्कीन होता है उस एल्कीन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कार्बन का नाम पता होना चाहिए, और जो है और कितना जोड़ना है, कितना घटाना है, ये पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, एल्कीन का आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो है नामकरण कर सकते हैं, किया जा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए जितना कार्बन ले रहे हैं उस कार्बन को पहले आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। बस इतना ही करना है, जितना कार्बन लेंगे उसको आप 2 से गुणा करके हाइड्रोजन का मान लिख लो, और सफिक्स में क्या लगा दो, इन लगा दो, और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, उसको प्रीफिक्स लगा दो, आपका क्या हो जाता है, इन बन जाता है। जैसे इससे पहले वाले जो हमारा जो हाइड्रोकार्बन था एल्केन का, तो उसमें क्या बताया था मैं, जितना कार्बन लेते हैं हम उतना कार्बन को पहले 2 से गुणा करते हैं, और उसके बाद 2 जोड़ देते हैं, और हाइड्रोजन का मान क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आप वैसे करते हैं, 2 से गुणा करने के बाद 2 जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में आप सफिक्स से क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और कार्बन का नाम तो प्रीफिक्स ही रहता है। लेकिन एल्कीन में ऐसा केस नहीं है, आप क्या करो, जितना कार्बन लो उसको 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, और हाइड्रोजन का मान प्राप्त कर लो। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप सफिक्स से क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, और प्रीफिक्स कार्बन की जो नाम होता है उसको आपको क्या करना है, लगाना है। जैसे आपको बोल रहा है 8 लेना है, तो 8 तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया C8। अब हाइड्रोजन का मान क्या याद करना है, तो जस्ट डबल कर दो, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। अगर आप ऐसे करते हैं तो सफिक्स क्या लगाएंगे भाई, इन लगाएंगे, और हमारा 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम ऑक्टीन। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है भाई, आप थोड़ा सा अपना दिमाग को क्या करते हैं, जो है उपयोग करते हैं, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि एक तो कार्बन का नाम याद रखना है, और उसके बाद ये याद रखना है कि हम जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से गुणा करके अगर हाइड्रोजन का मान प्राप्त कर लेंगे तो हमको सफिक्स क्या लगाना है,
इन लगाना है, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं 9 बोलूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 9 दूनी कितना हो गया 18। बस ऐसे किए तो आप सफिक्स से क्या लगाएंगे, इन लगा दो। बाकी कार्बन का नाम तो दिख ही रहा है, इसको क्या बोलेंगे नॉन, तो नॉनिन हो जाएगा। तो बस ऐसे ही करना है और आपको क्या करना है, एल्कीन का नामकरण करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया एल्कीन का नामकरण करने का। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, एल्कीन जो होता है उसको हम लंबा क्या कर सकते हैं, उसको बॉन्ड के इस थाप से लिख सकते हैं। जैसे हम इसी को ही बात करें 9 का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, फिर हमारा दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां और 9 हो गया। अब सबकी वैलेंसी क्या कर दो, आपको इस प्रकार से पूरा करो हाइड्रोजन का और कार्बन का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ, लेकिन सब में सिंगल मान दिख रहा है। अब कहीं जगह का 2 हाइड्रोजन क्या कर दो आप, कम कर दो। ये हम लोग 2 हाइड्रोजन क्या कर दिए, कम कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। तो एल्कीन को पहचानने का एक दूसरा तरीका और भी है कि आप क्या करो, ये देखो कि किसी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड तो नहीं लगा है। अगर डबल बॉन्ड लगा है तो समझ जाओ क्या होता है, वो आपका इन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये होता है 9। जैसे डबल बॉन्ड दिखता है आप क्या लगा दो, चुपचाप इन लगा दो और कार्बन को काउंट करो, और कार्बन काउंट करने के बाद उतना कार्बन का नाम लिख दो। ये क्या हो जाता है हमारा नॉनिन। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे इसको मैं अगर दिखाऊं तो कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो हम एथीन को ऐसे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड के आधार पर ही क्या किया जाता है, आपका एल्कीन को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। तो एल्कीन का जो नामकरण होता है वो इजी है आपका। एल्कीन का नामकरण करने के लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन का नाम पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि कार्बन का नाम पता रहेगा तो आप जो है इस फार्मूला को अपने दिमाग में यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी का भी आप क्या कर सकते हैं, एल्कीन का नामकरण कर सकते हैं। जैसे आपको पूछ दिया अचानक कोई कि चलो प्रोपीन का सूत्र बताओ, तो प्रोप तो पता होना चाहिए आपको कि हाँ C3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। फिर इन बोल रहा है बोलोगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए, हाँ प्रोपीन में हम क्या करते हैं, हम जितना कार्बन लेते हैं उसको 2 से गुणा करके हम क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन का मान प्राप्त कर लेते हैं तो उसी में हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, आपका प्रोपीन हो जाता है। तो प्रोपीन में क्या करते हैं, जितना कार्बन लेंगे उसको जस्ट क्या कर देंगे हम लोग, डबल करके हाइड्रोजन का जब मान लिख देंगे तो समझ जाओ वहाँ पर सफिक्स आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। इस तरीका से इसका नाम प्रोपीन है। और दूसरा तरीका करेंगे तो फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि आपको जो है वैलेंसी के आधार पर लिखते हैं ना, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड आपको क्या होता है, दिखाई देता है। तो वैलेंसी के आधार पर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर कर दो, डबल बॉन्ड कर दो, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर दो। देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी सही होना चाहिए। तो ये कार्बन है हमारा, तो एक इधर 2 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। इस कार्बन की बात करें तो एक इधर, फिर 2 इधर और इधर 4 हो गया। फिर इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 और 4। तो बैलेंस ही कंप्लीट होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन का। फिर आप क्या कर सकते हैं, एल्कीन एल्काइन सबको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका एल्कीन का नामकरण। एक छोटा सा चीज़ है, कार्बन का नाम याद रखो और कितना हमको कार्बन लेंगे तो कितना उसका हाइड्रोजन करना है ये याद रखो, है ना। कितना जोड़ के कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जितना कार्बन ले रहे हैं उसको 2 से गुणा करके हाइड्रोजन का मान प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सफिक्स से क्या लगा रहे हैं, इन, और बाकी प्रीफिक्स आपको दिखता है। एल्केन वाला में क्या था, जितना कार्बन लेते थे उसको पहले 2 से गुणा करते थे, उसके बाद 2 जोड़ते थे, तब जा करके क्या करते थे, हाइड्रोजन का मान प्राप्त करते थे। तो वहाँ सफिक्स से क्या लगाते थे, एन लगाते थे। तो अंतर क्या है, दोनों में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है पुनः नहीं जोड़ रहे हैं कुछ भी। लेकिन एल्केन में क्या कर रहे थे, 2 जोड़ रहे थे। तो जहाँ पर 2 जोड़ रहे थे तो सफिक्स से क्या लगा रहे थे, एन, और जहाँ पर कुछ नहीं जोड़ रहे हैं वहाँ पर सफिक्स से क्या लगा रहे हैं, इन। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपका क्या गया है, एल्कीन का दिया गया है। जैसे ये तो हम लोग कर लिए, एथीन को हम लोग कर लिए, प्रोपीन को भी हमने कर लिए, ब्यूटीन को भी हमने कर लिया, है ना, ब्यूटीन को भी हमने कर लिया, पेंटीन को भी हमने कर लिया। ये सब बैलेंसी के बेस पर है। किसके बेस पर है, हमारा बैलेंसी के बेस पर। ये देखो ये आपका दिया गया है, इसका मतलब क्या है, 4 है, तो 4 को जस्ट डबल कर दो, कितना हो जाएगा 8। देखो 3
3 6 6 और 1 7 और 1 8। इसी को हम लोग जब क्या करते हैं इस रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, बैलेंसी सब जगह है हमारा, बस उसको पूरा करो आपका मान हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे पेंटीन है, पेंटीन मतलब 5 होता है और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 और 3, यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा, अच्छा 3 हो गया 3। और यहाँ पर देखो ये रॉन्ग दिया है हमारा, इसको आप देखेंगे भाई ये CH3 CH2 ये हमारा ऐसा नहीं रहेगा ना, ये CH रहेगा, फिर डबल वन CH3। अब ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल वन CH2 CH3, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये हम लोग सब चीज़ क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ता है, नामकरण उधर से करते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इधर CH2, इधर भी दिया है CH और CH3 और इधर भी दिया है हमारा CH3। तो आप क्या करते हैं, जिधर से लंबी श्रृंखला का ज़्यादा पड़े तो उधर देखते हैं, तो ये 1 2 3 4 हो रहा है, इधर भी जाते तो 4 ही होता, बट इधर से समूह छूट जाता, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और कितना हो गया 4 हो गया। पहले इतना का नाम पहले करण कर लो जितना दिया गया है। तो हमारा 4 कार्बन दिया है तो क्या बोलते हैं, अच्छा सफिक्स से पहले क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे 1 नंबर में क्या है, इन है। देखो 1 नंबर में क्या है हमारा, इन है। टोटल कितने कार्बन है हमारा, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो पूरा नाम क्या हो गया, ब्यूट 1 इन। अब कुछ छूटा है, 2 नंबर में एथिल छूटा है और 3 नंबर में मेथिल छूटा है, तो अल्फ़ाबेट ले लो। 2 में क्या छूटा है हमारा, एथिल है ना, और 3 में क्या छूटा है हमारा, मेथिल। तो इस तरीक़ा से इसका नाम क्या हो जाता है हमारा 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 2 इन क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये सब हम पहले भी क्या किए थे नामकरण में, इससे पहले वाला जो लेसन था उसमें हम लोग देखे थे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो डबल बॉन्ड को भी इन बोलते हैं, या तो डायरेक्ट आप फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपके कुछ उदाहरण हो गया एल्कीन के नामकरण से रिलेटेड। अब हम चलते हैं आगे की ओर। द्विआबंध की जो प्रकृति होता है, अगर हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करें, अगर द्विआबंध की प्रकृति क्या होता है भाई, जैसे हमारा कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, द्विआबंध क्या होता है, पाया जाता है। तो द्विआबंध में क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्विआबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर एक क्या होता है, सिग्मा बंध होता है और एक हमारा क्या होता है, पाई बंध होता है। तो ये जो पाई बंध होता है वो कैसा बंध होता है भाई, हमारा दुर्बल बंध होता है। कैसा होता है हमारा, दुर्बल बंध होता है। और ये हमारा दुर्बल बंध होने की वजह से इसके साथ जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन है, रियल में ये क्या होता है हमारा, पाई इलेक्ट्रॉन होता है और जो कहीं भी जा सकता है, इसलिए क्या होता है हमारे दुर्बल होता है और कहीं भी जा सकता है। इसलिए एल्कीन के साथ क्या होता है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो भी हमारे क्या होता है हमारा अभिकर्मक होता है, वो आकर के इसके साथ क्या करता है, आपका जुड़ता है और जुड़ करके क्या बनाता है, आपका जो है नया यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। तो बस इतना ही है द्विबंध की प्रकृति में, और हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको वहीं पर करते हैं। आगे की ओर चलते हैं। एल्कीनों में क्या देखना है हमको, समवायता देखना है। समवायता वैसे बार बार वही चीज़ रहता है, खाली उदाहरण क्या होता है आपका चेंज होता है, परिभाषा कभी भी चेंज नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हम एल्केन में समवायता देखे थे वैसे हम एल्कीन में समवायता देखेंगे, आगे एल्काइन में समवायता देखेंगे। तो परिभाषा सबका क्या होता है, सेम सेम ही होता है। फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर संरचनात्मक समवायता दिया है, और संरचनात्मक समवायता मतलब होता है आपका ऐसा समवायता जिनमें यौगिक का जो या एक से अधिक यौगिक का जो क्या होता है अणु सूत्र है वो समान होता है, लेकिन जो संरचना सूत्र होता है वो आपको क्या होता है, अलग अलग होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समवायता कहते हैं। तो ये आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि संरचनात्मक समवायता क्या होता है भाई। तो ऐसा एक से अधिक ऐसा यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, वो हमारा संरचनात्मक समवायता कहलाता है। यहाँ पर कुछ संरचनात्मक समवायता दिया गया है, जिसमें हमारा दिया है श्रृंखला समवायता, चेन आइसोमेरिज्म। और आप जानते हैं चेन आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें यौगिक का अणु सूत्र, एक से अधिक यौगिक का अणु सूत्र तो समान होता है, लेकिन जब उसका संरचना सूत्र लिखते हैं तो कार्बन का जो स्थिति होता है उनमें क्या होता है, आपको परिवर्तन दिखाई देता है। तो वहाँ पर जो समवायता होता है उस समवायता को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवायता कहते हैं। इसमें लिखा है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, बदलती है, किंतु द्विबंध की स्थिति नहीं बदलती है। द्विबंध जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर होता है, बट कार्बन की स्थिति क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, अणु सूत्र देखते हैं। एक अणु सूत्र इसमें दिया गया है C4, और यहाँ पर दिया है आपका 8, यहाँ पर C4H8 दिया है। ये हमारा क्या दिया है भाई, अणु सूत्र दिया गया है।
अब इसका हम क्या करते हैं, कुछ संरचना सूत्र बनाते हैं। तो संरचना जो हमारा क्या है सूत्र है, इसकी अगर हम बात करें तो संरचना सूत्र में एक तो हम क्या कर सकते हैं CH3 ये हो जाता है, CH2 ये हो जाता है आपका CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड क्या होता है CH2। नामकरण इधर से करेंगे 1 2 3 और ये कितना होता है 4 होता है। तो 1 में क्या है हमारा इन है, ये हो जाता है 1 इन, और 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं ब्यूट, तो नाम क्या हो जाता है ब्यूट 1 इन। अगर इसी को हम दूसरा तरीका से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं CH3 ये हो जाता है आपका CH और इधर CH3 और इधर हम क्या कर देते हैं जो है डबल बॉन्ड करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड करेंगे तभी बनेगा, और इधर क्या हो जाता है CH2 हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IPC नामकरण करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा भाई। नामकरण किधर से करते हैं, इधर ही से 1 2 और ये क्या हो जाता है 3। तो अभी भी 1 में क्या है हमारा इन ही है, 1 में क्या है इन है। टोटल इस बार कितना कार्बन दिख रहा है 3 कार्बन दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोप 1 इन। और 2 नंबर में कौन छूट रहा है हमारा मेथिल छूट रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाता है 2 मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाता है 2 मेथिल प्रोप 1 इन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा 2 मेथिल प्रोपिन और ब्यूट 1 इन दोनों का अणु सूत्र क्या है हमारा समान है, लेकिन संरचना सूत्र में आप देख रहे हैं एक हमारा चेन के रूप में है और दूसरा में कार्बन की स्थिति क्या हो जा रहा है हमारा चेंज होकर के उसको जो है 2 मेथिल प्रोप 1 इन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है क्या होता है कार्बन की स्थिति में क्या आ रहा है परिवर्तन आ रहा है। तो वहाँ पर जो समवायता होता है उसे हम क्या बोलते हैं श्रृंखला समवायता कहते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि श्रृंखला समवायता वह समवायता होता है जिनमें एक से अधिक यौगिक का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र में कार्बन की स्थिति जो होता है वो क्या होता है उनमें परिवर्तन आपको क्या होता है दिखाई देता है, लेकिन डबल बॉन्ड की स्थिति वही रहता है। तो वहाँ पर जो समवायता होता है उसे हम क्या बोलते हैं श्रृंखला समवायता कहते हैं, श्रृंखला समवायता कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं समवायता को क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और इससे पहले भी इसी टाइप का देखे थे। तो ये इसको आपको क्या करना है देखना है और उदाहरण करना है, ठीक है। ओके, आगे हमको क्या करना है स्थिति समवायता। स्थिति समवायता भी हम लोग पहले क्या कर चुके हैं देख चुके हैं। स्थिति समवायता मतलब क्या होता है, इस प्रकार का जो समवायता होता है इसमें भी आपका जो बोल सकते हैं कि जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है समान होता है, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड की स्थिति होता है उनमें क्या आ जाता है आपका चेंज आ जाता है। मतलब कभी बार कि एक संरचना सूत्र में डबल बॉन्ड की स्थिति आपको दूसरा नंबर में दिखेगा, दूसरे संरचना सूत्र में डबल बॉन्ड की स्थिति क्या होगा आपका तीसरे नंबर में दिखेगा। तो वहाँ पर जो स्थिति आपको देखने को मिलता है अलग अलग संरचना सूत्र में अलग अलग प्रकार से जो है डबल बॉन्ड जो है अलग अलग स्थिति में जब आने लगता है, तो उस स्थिति में वहाँ पर जो समवायता होता है उसे हम स्थिति समवायता कहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो यह हम लोग ले लेते हैं, जैसे 6 दूनी कितना ले लेते हैं 12। ये हमारा क्या है हमारा अणु सूत्र है, ये हमारा क्या है भाई अणु सूत्र ये दिया गया है। अब इस अणु सूत्र को अगर हम क्या करते हैं संरचना सूत्र में क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं भाई संरचना, और ये हम लोग क्या करते हैं सूत्र ले लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा आपका CH3 और ये कितना हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हम लोग CH करते हैं और यहाँ पर CH2 कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर है हमारा पहला पोजीशन में। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाता है। तो क्या बोलेंगे इसका नाम 1 नंबर में इन है और टोटल 6 कार्बन है, तो क्या बोलते हैं हम लोग हेक्स बोलते हैं। तो हेक्स 1 इन हो जाता है हमारा पहले स्थिति में हेक्स, और ये हमारा 1 इन है। अगर इसी को हम लोग क्या करें दूसरे तरीक़ा से लिखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और इधर हम क्या कर देते हैं CH2 और इधर क्या हो गया आपका CH3। अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन से पोजीशन में आपको दिख रहा है भाई, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 है ना 4 5 और ये 6, तो कौन से नंबर में दिख रहा है आपका 2 नंबर में दिख रहा है। तो 2 इन हो जाता है और 6 कार्बन है तो क्या बोलते हैं हेक्स। तो नाम क्या हो जाता है आपका हेक्स, आपका क्या हो जाता है आपका 2 इन हो जाता है। तो दोनों स्थिति में देखो क्या हो गया हमारा अलग अलग स्थिति प्राप्त हो गया। तीसरा नंबर अगर देखें तो CH3 CH2 और यहाँ पर कर देते हैं CH डबल बॉन्ड क्या होता है CH यहाँ पर करके देखें अगर जम रहा है तो, और इधर क्या हो जाता है हमारा ये हो जाता है आपका CH
और इधर क्या हो जाता है CH2 और इधर क्या हो जाता है CH3। लगभग हमारा 6 कार्बन हो गया। इस स्थिति में अगर हम करें तो इस स्थिति में क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो इस बार देखो कौन से नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, तो 3 हो गया। और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं हेक्स 3 कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम बता सकते हैं। तो अब क्या बोल सकते हैं, स्थिति समवायता क्या होता है भाई, तो स्थिति समवायता वह समवायता होता है जिसमें एक से अधिक यौगिक का जो अणु सूत्र है वो समान होता है, लेकिन इनके संरचना सूत्र में जो डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड की स्थिति में क्या होता है, आपको भिन्नता क्या होता है देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो समवायता होता है उस समवायता को हम क्या बोलते हैं, स्थिति समवायता कहते हैं, स्थिति समवायता कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से स्थिति समवायता को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। समवायता रियल में क्या होता है, हमें जो चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, उनको ही क्या करता है, समवायता शो करता है। जैसे एक आदमी अगर क्या होता है, मान लो अभी हमारा बाल है ना, अभी पूरा अगर बाल है तो उस स्थिति में हम जो है अलग स्थिति में कहलाएंगे। मान लो किसी कारणवश तो हमारा बाल को जो है सिर मुड़ाना पड़ गया, तो स्थिति क्या हो गया आपका, अलग अलग हो गया। लेकिन दोनों आदमी तो सेम है ना, हमारा अणुसूत्र क्या है, एक ही है, बट हम अलग अलग स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं, एक बाल वाला और एक बिना बाल वाला, ठीक है। तो दोनों हम लोग एक ही हैं, दोनों का हमारा स्ट्रक्चर एक है, हम एक ही आदमी है, बट संरचना क्या है, अलग अलग हो गया। यही समवायता होता है रियल में। मतलब कैसे हम किसी यौगिक को कितना प्रकार से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, समवायता होता है रियल में, ठीक है। जैसे सब्जी घर में होता है, तो सब्जी क्या होता है भाई, सब्जी को हम लोग क्या करते हैं, अब एक सब्जी मान लो आप मार्केट से ला रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं थोड़ी कि उससे एक ही प्रकार का डिश बनाया जा सकता है। उस सब्जी से कई प्रकार का डिश क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो कई प्रकार का डिश बनाना है ना, क्या होगा हमारा, वो समवायी होगा, वो एक से अधिक यौगिक हो गया समझो। लेकिन सब किससे बन रहा है, एक ही चीज़ से बन रहा है। जैसे गाजर से आप गाजर को क्या कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ में क्या कर सकते हैं, उसको डिश बना सकते हैं। तो डिश क्या हो जाएगा, एक से अधिक यौगिक हो गया। बट सबका हमारा जो है मेन अगर देखा जाए तो कौन होता है, गाजर होता है। तो गाजर को कितने तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिश बना के हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। वो हमारा क्या होगा, समवायता होगा। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, समवायता होता है। आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार के यौगिक देखे, सभी यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है। लेकिन जब उसी को संरचना सूत्र में लिखते हैं तो कई प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एल्केन की स्थिति एक में अलग होता है, एक में अलग दिखता है, और एक में क्या होता है, अलग स्थान में दिखता है। तो वहाँ पर जो समवायता होता है वो समवायता हमारा क्या कहलाता है, आपका स्थिति समवायता कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप स्थिति समवायता की परिभाषा भी लिख सकते हैं, साथ में हम क्या कर सकते हैं, उनका उदाहरण भी लिख सकते हैं। बिना उदाहरण तो काम चलेगा नहीं भी, परिभाषा लिख दोगे तब भी, है ना, उदाहरण तो लिखना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा स्थिति समवायता। थर्ड नंबर चक्र या वलय समवायता ना, ये कलय नहीं है, ये वलय है, ठीक है। रियल में क्या है हमारा, ये वलय जो पढ़े हो आप। तो वलय श्रृंखला समवायता, साइकिल एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें भी यौगिक का जो अणुसूत्र क्या होता है हमारा, एक ही होता है। एक से अधिक यौगिक का जो अणुसूत्र होता है हमारा वो एक ही होता है। लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर वो चक्र को भी शो करता है, मतलब रिंग को भी शो करता है, और श्रृंखला जैसा संरचना को भी शो करता है। तो वहाँ पर जो समवायता होता है उस समवायता को चक्र या श्रृंखला समवायता कहते हैं। जैसे इसी का हम लोग क्या लिखें, संरचना सूत्र लिखें, तो संरचना सूत्र में आपका क्या हो जाएगा, ये हमको इसी को कैसे लिख सकते हैं, CH2, इधर CH2 और इधर क्या हो जाएगा CH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। देखो 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड नंबर हम लोग लिखें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी देखो 3 2 5 और 1 6, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन, और 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपिन। तो इनका भी अणुसूत्र यही है, इनका भी अणुसूत्र यही है। तो एक से अधिक यौगिक का अणुसूत्र क्या है, एक ही है, बट हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, वलय के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो है श्रृंखला के रूप में भी अगर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो समवायता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चक्र वलय श्रृंखला समवायता कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से चक्र या वलय श्रृंखला समवायता को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे दिया है हमारा ज्यामिति
हमारा समवयता यहाँ पर दिया गया है। ज्यामितीय समवयता किसे कहते हैं इसको हमको देखना है। तो ज्यामितीय समवयता में क्या होता है भाई, ज्यामितीय समवयता जो होता है ना रियल में, ये हमारा त्रिविम समवयता का क्या होता है, हमारा प्रकार होता है। ज्यामितीय समवयता को सीस ट्रांस समवयता भी कहते हैं। एक होता है हमारा सीस और एक क्या होता है हमारा ट्रांस। ये हमारा क्या होता है, दो प्रकार के हमारे क्या बनता है, समवयी बनता है। सीस और ट्रांस समवयी भी कहा जाता है। सीस समवयी क्या होता है, यदि हमारा यहाँ पर कार्बन जो दिया गया है, या तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन क्या हो गया हमारा डबल बॉन्ड हो गया। यदि इस कार्बन से जुड़ा हुआ दो समूह हमारा क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, दो समूह सेम डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ पर जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीस की स्थिति में क्या करते हैं, हम उसको रखते हैं, सीस कहा जाता है। और अगर यहाँ पर कार्बन से या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो समूह होता है वो अगर एक सिद्ध में नहीं रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस समवयी के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। और इधर जो भी इसका नाम है उसको लिखा जाता है सीन्स। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो ये एल्कीन है, फिर क्या हमारा ये एल्कीन है, ये क्या है हमारा एल्कीन है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस एल्कीन। और पूरा कार्बन अगर दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम एल्कीन का नाम कर देंगे। तो ज्यामिति जो हमारा क्या होता है, जो समवयी होता है उसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है, इसलिए इसमें ज्यामितीय समवयता पाया जाता है और इसे सीन्स ट्रांस समवयी भी कहते हैं। सीन्स समवयी ये होता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उससे अगर दो समान समूह एक ही दिशा में होता है या 90 अंश की स्थिति में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीस कहते हैं। और अगर वो विपरीत साइड में होता है 180 इस डिग्री के कोण में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस समवयी के नाम से जाना जाता है। और ज्यामितीय समवयता को सीन्स ट्रांस समवयी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हमारा इस प्रकार से दो जो समूह होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सीस। और इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांस का उपयोग करते हैं। तो इस तरीक़े से ज्यामितीय समवयता को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक की जगह आपको जो मान रखना है रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी डबल बॉन्ड यहाँ पर सी करते हैं, मान लो यहाँ पर CH3 कर दिए, यहाँ पर आप क्या कर दिए, CH3 कर दिए, इधर आपका H हो गया, इधर H हो गया। तो आप देख रहे हैं एक तरफ है तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको भाई, ये होता है सीस। अब नाम लिख दो 1 2 3 और ये कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। और ये हो जाएगा 2 इन, ब्यूट 2 इन, क्योंकि 2 नंबर में आ रहा है हमारा तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट हो गया। और ये क्या हो गया आपका 2 इन। इसी चीज़ को हम लोग क्या करें, एक और लिखें तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर क्या करेंगे CH3 और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग CH3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका H हो जाएगा, H हो जाएगा। लेकिन अलग अलग है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रांस यूज करेंगे, बट वो अभी भी वही होगा ब्यूट। और ये हो जाएगा आपका 2 इन। तो एक ट्रांस को, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ समूह क्या है हमारा, विपरीत डायरेक्शन में है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, सीस का प्रयोग करते हैं। समान दिशा में हो तो सीस और विपरीत दिशा में हो तो हम क्या करते हैं, ट्रांस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसी को ज्यामितीय समवयता के भी नाम से जानते हैं। बस इतना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे हमको देखना है एल्कीन में स्थायित्वता, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कौन से एल्कीन में ज़्यादा स्थायित्व होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है, जिनको हमको क्या करना है, देखना है कि किसका स्थायित्वता कम और किनका स्थायित्वता क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये देखो ट्रांस समवयी हो गया है ना, द्विबंध से जुड़े एल्किल समूह की संख्या भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो भी हमारा एल्कीन में जो स्थायित्वता होता है, अगर उसकी बात करें तो जैसे हम लोग पहले देखे हुई कि एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है और उसकी स्थायित्वता को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है स्थायित्वता में, ठीक है। आगे हमको देखना है विपक्ष समवयी ट्रांस आइसोमर, हम लोग इसको देख चुके, करने की ज़रूरत नहीं है। और द्विबंध से जुड़ी एल्किल समूह की यहाँ पर जो संख्या है उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो द्विबंध से जुड़ी हुई जो भी हमारे एल्किल की संख्या यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है हमारा C डबल बॉन्ड CH और ये हो जाता है हमारा H। अब यहाँ से क्या करते जाओ आप, हाइड्रोजन को क्या करते जाओ, यहाँ से हटाते जो द्विबंध से जुड़े हुए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इस तरफ से हटाएंगे तो R, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड क्या हो जाता है आपका CH2। अगर यहाँ से हम लोग फिर से करेंगे तो एक हाइड्रोजन को और हटा देते हैं तो कितना हो जाता है R2C डबल बॉन्ड क्या हो जाता है CH2। अगर हम उस तरफ से हटाना स्टार्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा R2C डबल बॉन्ड CH क्या हो जाता है R हो जाता है।
और अगर हम क्या करते हैं इसको हटाना स्टार्ट करते हैं तो R2C डबल बॉन्ड क्या हो जाता है हमारा CR2 को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ज्यामितीय सामयिक के लिए कुछ शर्तें दिए हैं, इसमें कम से कम कार्बन परमाणु के बीच क्या होना चाहिए, द्विबंध होना बहुत जरूरी है और द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है हमारा जो भी कार्बन परमाणु है उससे जुड़े हुए जो समूह हैं वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये देखो इस कार्बन से दो भिन्न समूह जुड़ा है, इस कार्बन से भी दो भिन्न समूह जुड़ा है, ये इसके लिए हमको क्या होता है ये आपको जानना है। सीन्स और ट्रांस सामयिकी में विभेद आप कर सकते हैं। सीन्स और ट्रांस सामयिकी में कुछ भौतिक अभिलक्षण दिया गया है। प्रायः सीन्स सामयिकी का द्विबंध आघूर्ण ट्रांस सामयिकी की अपेक्षा क्या होता है आपका अधिक होता है। तो उतना हमको नहीं करना है, हमको मेन बताना था सीन्स और क्या बताना था ट्रांस। तो इतना में आपका क्या हो गया, बहुत सारा परिचय हो गया किसका, हमारा जो भी एल्कीन है उसका हमने क्या कर लिया, परिचय कर लिया या परिचय हमने क्या कर लिया, देख लिया। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एल्कीन की जो संरचना है उसका बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा किस पर चर्चा करते हैं भाई, एल्कीन की संरचना। वैसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसको पहला कुछ लेसन में। तो एल्कीन की संरचना की बात करेंगे तो हम एल्कीन का पहला सदस्य किसको लेते हैं हम लोग, ये C डबल बॉन्ड C और H और H और H, इसी को हम लोग क्या करते हैं भाई, इसी को बोलते हैं C2 और H4। तो इसकी थोड़ा सा हम लोग जो है चर्चा करते हैं किस पर, संरचना पर। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितना दिया है हमारा, 2 दिया है और कार्बन हमारा केंद्रीय परमाणु है। ये कौन सा परमाणु है, केंद्रीय परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है हमारा 2 होता है। संकरण में ही भाग लेगा तो सामान्य अवस्था में क्या होगा, सामान्य अवस्था में अगर हम देखें तो सामान्य अवस्था में क्या होगा हमारा, ये हो जाता है हमारा 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। बट उत्तेजित अवस्था आता है तो उत्तेजित अवस्था में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के किस में चला जाता है, 2p में चला जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2p में कितना हो जाता है, 3 हमारा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाता है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2s में पाया जाता है। इस प्रकार से 2px 2py और 2p कितना होता है, z होता है। तो कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब देख रहे हैं इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो 4 हाइड्रोजन में से हमारा 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन दूसरा कार्बन के साथ। ये C1 के लिए करेंगे, मान लो दूसरा कार्बन होगा तो उसके लिए भी सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2s और ये कितना हो जाएगा हमारा 2p 1 2 3, ये हो जाता है 2px 2py और 2p कितना हो जाएगा हमारा z। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 कार्बन हमारा लिया गया है। तो 2 कार्बन से अगर हम बात करें तो 2 कार्बन में आपका एक कार्बन के लिए ऊपर वाला और दूसरा कार्बन नीचे वाला, तो दोनों की स्थिति सेम होता है। अब 2 कार्बन है तो दोनों के पास 2-2 हाइड्रोजन जाएगा। तो जो हाइड्रोजन होता है वो किस में जाता है हमारा, एक हमारा 2px में जाता है और इधर भी 2py में जाता है। इसी प्रकार एक हमारे किस में जाता है, 2px में जाता है और 2p किस में जाता है हमारा y में जाता है। तो इसलिए संकरण क्या होता है, p का 2 हमारा कक्षक और s सामने वाला को लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है s। तो यहाँ पर संकरण कैसा होता है आपका sp2 संकरण होता है, 2 हाइड्रोजन का 2p और एक हमारा s का। तो संकरण कैसा होता है, इसमें sp2 होता है। अब यहाँ पर देखो आपका 2 हमारा जो क्या दिख रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित बचा हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन युग्मित बचा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सा, ये 2s इसका बचा है और 2s इसका बचा है, 2pz इसका बचा है और 2pz इसका बचा है। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, समाक्ष अधिव्यापन करते हैं। समाक्ष अधिव्यापन मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अधिव्यापन कर लेते हैं और सिग्मा बंध बनाते हैं। और ये जो 2 होता है ये हमारा, ये दोनों जो 2pz ये हमारे क्या करते हैं, पार्श्ववर्ती अधिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं, पार्श्ववर्ती अधिव्यापन। और किसका निर्माण करते हैं, पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो उस स्थिति में इसके संरचना कैसे बनते हैं भाई, तो यहाँ पर देखो जरा किस प्रकार से संरचना बनते हैं। तो ये कितने कार्बन है हमारे, 2 कार्बन, ये K हो गया, ये 2 हो गया। 2 कक्षक में दोनों के कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ा रहता है। ये तीसरा हो गया। इसी प्रकार इस कार्बन के साथ करूँ तो 1 और ये कितना हो जाता है 2, इसके साथ कितना हाइड्रोजन, इसके साथ कितना हो गया हाइड्रोजन और ये इस प्रकार से हो जाता है। ये हमारा कौन होता है 2s और ये 2s, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, समाक्ष अधिव्यापन, सिग्मा बंध बना रहा है। यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2px हो गया है और 2p क्या हो गया y
इधर भी क्या हो जाएगा 2px, और ये 2p क्या हो जाएगा y के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर कौन से बंध बनता है सिग्मा, यहाँ पर भी कौन से बंध बनता है हमारा सिग्मा। अब देखो इसका 2pz क्या हुआ है हमारा बचा हुआ है, तो ये जो हमारा क्या होता है 2pz ये पूरा ले लेते हैं, इसमें यहाँ भी क्या लेते हैं पूरा ही ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है जो 2pz होता है वो मिल करके क्या बनाता है हमारा पाई बंध का क्या करता है निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर क्या बनता है कि स्ट्रक्चर बनता है। चूँकि हमारा पारा ये जो यहाँ पर ये जो पाई बंध होता है, ये पाई बंध क्या करता है बंध बनाने में या संरचना में भाग नहीं लेता है। तो इसको थोड़ा देर के लिए क्या कर जाओ भूल जाओ, तो क्या बचता है हमारा ये बचता है, ये हमारा क्या होता है बचता है। इस स्थिति में इनकी जो संरचना होती है वो कैसा होती है हमारी त्रिकोणीय समतली होती है। कैसी होती है हमारी त्रिकोणीय समतली होती है, क्योंकि पाई बंध जो है संरचना में भाग नहीं लेती है भाई। तो ये नहीं भाग लेगा, वो रहता जरूर है क्योंकि हम उसको निकाल सकते नहीं, तो रहता जरूर है। तो इसलिए ये तीन ही मेन क्या होता है बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इनकी संरचना कैसा होती है त्रिकोणीय समतली संरचना होती है। और बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना अंश का होती है हमारे 120 अंश के क्या बनाती है कोण का क्या करती है निर्माण करती है। तो इस तरीक़ा से जो एल्कीन है उस एल्कीन की संरचना भी क्या की जा सकती है समझाई जा सकती है। तो ये हो गया आपका एल्कीन से रिलेटेड बातें। अब हम चलते हैं आगे, वो है एल्कीन बनाने की विधि। एल्कीन बनाने की क्या देखना है हमको विधि देखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन बनाएंगे तो प्रयोगशाला में एल्कीन बनाने, एल्कीन जो होता है वो एल्कोहल तथा एल्किल हैलाइडों से बनाए जाते हैं। मतलब हम यहाँ पर जो है कुछ विधियाँ देखेंगे जिस विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं और जो है प्रयोगशाला में क्या बनाते हैं एल्कीन बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एल्कीन बनेगा वो तो कोई भी बन सकता है, वो आपके ऊपर है आर के जगह क्या रखने हैं। तो पहला हमारा दिया है अल्कोहल से, किससे दिया हमारा अल्कोहल से। और एल्कोहल क्या होता है आप जानते हैं, ये हमारा होता है ROH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्कोहल बोलते हैं, आप पहले पढ़ चुके हो, एल्किल एल्कोहल बोल सकते हैं उसको, है ना। तो यहाँ से कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एक एल्किल एल्कोहल लेते हैं, जैसे एक हमारा दिया है R की जगह हमने CH3 रख देते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग लेते हैं RC, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H और ये होता है हमारा H, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं OH। तो यहाँ पर पहले हम लोग किससे बनाएंगे एल्कोहल से बनाएंगे, और एल्कोहल से पहला हमारा दिया गया है एल्कोहल के निर्जलीकरण से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एल्कोहल से। तो यहाँ से आप क्या ले लो C, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा H, ये हो जाएगा आपका OH ले लो, और यहाँ पर हम लोग H कर दिए। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है भाई एथिल अल्कोहल। एथिल हमारा क्या है एल्कोहल, क्यों CH3 CH2OH है हमारा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, या एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तो उस स्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है इसमें से पानी को क्या कर लेता है सोख लेता है, क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक अच्छा क्या होता है निर्जलीकारक होता है। तो उस स्थिति में क्या बचा CH2 और CH2, तो यहाँ पर क्या हो जाता है H, ये हो जाता है H, अब डबल बान आ जाता है और इधर रह जाता है H और H। तो डबल बान को क्या बोलते हैं इन, और यहाँ पर दो कार्बन है तो क्या बोलते हैं एथ। तो यहाँ से एथिल एल्कोहल को जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं क्रिया कराते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अच्छा क्या होने की वजह से निर्जलीकारक होने की वजह से यहाँ से पानी को क्या कर लेता है सोख लेता है, और इस प्रकार से एक एल्कीन देता है जिसका नाम क्या होता है आपका एथीन होता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं पहला जो है वो एल्कोहल से आप क्या कर सकते हैं अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या कर सकते हैं एल्कीन जो है प्राप्त कर सकते हैं, एल्कीन प्राप्त किया जा सकता है। अब इनके निर्जलीकरण से आपको दिया गया है कि किस प्रकार से ये हमको क्या होता है प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। तो उसके लिए आपको एक क्रियाविधि दिया गया है। क्रियाविधि के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग R ले लेते हैं और CH ले लेते हैं, डबल बॉन्ड क्या लेते हैं CH2, वही है हमारा एल्कीन ही है, ठीक है। और इसमें हम लोग एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग एल्कोहल। तो ये भी ये पूरा नाम क्या है हमारा एल्कोहल है, क्या है हमारा एल्कोहल है। अब ये जो एल्कोहल है, चलो मैं लिया हूँ उसी से आपको समझाता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया CH3 और ये हो जाता है आपका CH2 और ये हमारा हो जाता है OH, ये हमारा क्या होता है एथिल एल्कोहल होता है। अब हम जब इसको क्या करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने से चूँकि सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल होता है तो यहाँ से ये देता है H+,
क्या देता है हमारा, H प्लस देता है। कौन देता है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, H2SO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल आपको क्या देगा भाई, H प्लस देता है। क्या देता है हमारा, H प्लस देता है। ये H प्लस कहाँ से आता है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो ये जो है H प्लस आ रहा है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से आता है, क्योंकि ये टूटता है तो किस में टूटता है, H2SO4 जो टूटता है वो H प्लस आयन और HSO4 क्या आता है, माइनस आयन में टूटता है। अब चूंकि यहाँ पर एल्कोहल के जो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके पास क्या होता है, लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन को अपनी ओर क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो जब ये खींच देता है तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, CH3 हो गया, ये हो गया आपका CH2 और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका OH2 ये आ जाता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन था बट एक हाइड्रोजन को उन्होंने क्या कर लिया, खींच लिया, तो वहाँ पर क्या जाता है, OH2 आ जाता है। ठीक है, और उस स्थिति में जो ऑक्सीजन होता है उसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, क्योंकि अभी जो है प्रोटॉन को अपनी ओर खींचा है, मतलब क्या किया है, उसको इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है हमारा जो CH3 और CH2 और ये OH2 जो प्लस वाला होता है, ये ऑक्सीजन बोलता है कि भाई मेरे को ये जो है प्लस अवस्था में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसको अपनी ओर क्या करता है, आपका खींच लेता है और यहाँ से किसके रूप में, H2 के रूप में क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। अब H2 के रूप में क्या हो गया, वो बाहर निकल गया, तो बचा क्या हमारा, ये बचा है आपका CH3 और ये क्या बचा है हमारा CH2। क्या बचा हमारा CH2, क्यों, क्योंकि यहाँ से साझे इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया, और खींच करके क्या हो गया, वहाँ से बाहर निकल गया। तो उस स्थिति में इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि साझे इलेक्ट्रॉन को कौन लेके निकल गया, ऑक्सीजन लेके निकल गया, किसके रूप में, H2 के रूप में, तो ये बेचारा गरीब हो गया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो वो जो प्लस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, यहाँ पर अब इसको मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन बेचारा क्या होता है, प्लस चार्ज के रूप में रहता है, इसलिए क्या करता है, ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो अच्छा होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको डोनेट करता है और डोनेट करके H प्लस के रूप में क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो उस स्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है हमारा, ये हो जाता है आपका H और ये हो जाता है आपका H, डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो जाता है आपका H और ये हो जाता है आपका H। क्या प्राप्त हो जाता है हमारा, यहाँ से हमको जो है एथीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जैसे निकाले थे। अब यहाँ से जो H प्लस निकला है, H प्लस क्या हुआ है, जो निकला है वो किसके साथ क्रिया करेगा, क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल टूट के क्या दिया था, H प्लस, और ये हमारा क्या था, HSO4 क्या दिया था, माइनस दिया था। तो यहाँ से क्या होता है, H प्लस तो यूटिलाइज हो गया, अब ये क्या रहता है, इस प्रकार से बचा रहता है, तो H प्लस हमको पुनः क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये H प्लस किसके साथ क्रिया कर लेता है, हमारा HSO4 के साथ क्रिया कर लेता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल वापस हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्या होता है, हमारा क्रिया विधि होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, पहला जो विधि है एल्कोहल का निर्जलीकरण जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है, कि प्रक्रिया से हम एल्कीन बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में क्या किया होगा, आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या बनाने का, एथिलीन बनाने का प्रयोगशाला विधि ये दिया है। एथिलीन किसको बोलते हैं भाई, एथिलीन बोलते हैं हम लोग जो है C2H4 को। एथिलीन किसको बोलते हैं, C2H4 को हम क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। इसको एथीन भी कहा जाता है। तो यही हम लोग क्या करेंगे, प्रयोगशाला में बनाएंगे। यही हमारा एल्कीन का क्या है, प्रथम सदस्य है। यही हमारा एल्कीन का क्या है, प्रथम सदस्य है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर हमारा क्या है HH। तो ये हमको क्या करना है, बनाने की विधि पढ़ना है। कहाँ पर, प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में कैसे इसको बनाया जाता है उसको हमको देखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गोल पेंद वाली क्या लेते हैं भाई, फ्लास्क लेते हैं, है ना। चित्र आप लोग बनाएंगे, है ना, जैसे हमसे बनता है वैसे हम तो फिर बना देते हैं। तो एक हम क्या लेते हैं, गोल पेंद वाली क्या लेंगे, फ्लास्क लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग करते हैं, ये हो गया आपका इस तरीक़ा से गोल पेंदे वाली क्या ले ली हमने, फ्लास्क ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना है भाई, गोल पेंदे वाली फ्लास्क। ठीक है, ऐसा। तो हमने क्या लिया है, एक गोल पेंदे वाली इस प्रकार से क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। और इस गोल पेंदे वाली फ्लास्क को हम क्या करते हैं, स्टेन की सहायता से क्या कर देते हैं, इस प्रकार से क्या कर देते हैं हम लोग जो है
व्यवस्थित कर देते हैं। ये हमारा क्या है, स्टेन की सहायता से व्यवस्थित करते हैं। और फिर जो है स्टेन की सहायता से व्यवस्थित करने के पश्चात इसके जो मुंह है उसके मुंह पर हम 2 छिद्र वाला कार्क लगाते हैं और एक छिद्र पर हम क्या लगा देते हैं, इसमें थिसिल फनल। क्या लगाते हैं भाई हम लोग, थिसिल फनल लगाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, थिसिल फनल, जिसे हम सामान्य भाषा में कीप भी बोलते हैं, नहीं तो आप लिख लो थिसिल, और ये हमारा क्या होता है, फनल। तो थिसिल फनल क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। और दूसरा में हम लोग क्या लगते हैं, एक ठो लगा देते हैं इसमें थर्मामीटर, ताकि टेम्परेचर मापी हम लोग क्या कर सकें, इसका उपयोग कर सकें, है ना। और एक में हम लोग लगाते हैं जो है निकास नली। क्या लगाते हैं, निकास नली, मतलब 3 छिद्र वाला ले रहे हैं। तो ये हम लोग क्या कर दिए इसमें, ये हो गया हमारा थर्मामीटर, और एक में हम लोग क्या लगाते हैं, निकास नली। निकास नली मतलब जहाँ से हम क्या करते हैं, जो गैस है उसको प्राप्त करते हैं। तो एक हम क्या लगा देते हैं, निकास नली क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। और ये जो निकास नली होता है, उस निकास नली को आगे चल करके हम एक सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ, ये हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ, जो क्या होता है हमारा एक जो पात्र होता है, उस पात्र से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, इसमें क्या भरा है भाई, ये हमको भरा है कौन सा, H2SO4, है ना, वो भी सांद्र H2SO4, ये भरा है, उससे जोड़ देते हैं। अब इससे हम लोग पुनः क्या करते हैं, एक और हम क्या करते हैं, निकास नली क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। और ये जो निकास नली होता है, पुनः एक और हम पात्र लेते हैं, उस पात्र से क्या कर देते हैं, इसको पुनः इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पूरा पात्र से इसमें आपका भरा रहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या भरा होता है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे हम क्या करते हैं, पुनः एक और क्या करते हैं, निकास नली क्या करते हैं हम लोग जो है निकालते हैं। और ये जो निकास नली है, इसको हम आगे एक पानी से भरे क्या होता है, जो पात्र होता है, ये हमारा होता है हमारा पानी से भरे पात्र। इसमें क्या होता है, हमारा जल होता है। और इस पानी से भरे पात्र में क्या होता है, हमारा एक गैस जार क्या होता है, इस प्रकार से उल्टा रखा होता है, से क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, हमारा गैस जार से। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा गैस जार से हम लोग जोड़ दिए। ये हमारा कौन सा होता है भाई, गैस जार, जो किस में उल्टा रखा होता है, पानी से भरे पात्र। तो लगभग हमारा चित्र क्या हो गया, हमारा बन गया। अब नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ से बर्नर लगा देते हैं भाई। क्या लगाते हैं, बर्नर लगा दिया जाता है, जिससे इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, आपका बर्नर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग बर्नर। क्या लिखते हैं हम लोग, बर्नर। ये हमारा क्या है, हमारा फ्लास्क है। ये हमारा क्या है भाई, फ्लास्क है। ये हमारा क्या है, स्टैंड है। ये हमारा क्या है, स्टैंड है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निकास नली, है ना, पासिंग ट्यूब बोल सकते हैं, निकास नली। ये हो जाता है हमारा थिसिल फनल हो गया। अब हम क्या करते हैं, और साथ ही साथ इसको गर्म करने के लिए हम लोग जो है प्रयोग करते हैं किसका, जिसका बर्नर का। बट इसको हम लोग क्या करते हैं, जल उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। कौन सा उष्मक भाई, हमारा जल उष्मक। क्या लेते हैं हम लोग, जल उष्मक। ठीक है, और साथ ही साथ जब गोल पेंदे वाली लेते हैं ना, तो उसके नीचे पर हम क्या मिला देते हैं, कुछ रेत बिछा देते हैं। क्या बिछाते हैं हम लोग, रेत। साथ में हम लोग रखते हैं अल्मुनियम सल्फेट। क्या रखते हैं भाई, अल्मुनियम सल्फेट क्या किया जाता है, रखा जाता है। इतना करने के पश्चात हम क्या करते हैं, ऊपर से, कहाँ से, हमारा ऊपर से, यहाँ से 1:1 में, कितना अनुपात, 1:1 में लगभग 50 और 100 ml हम लोग बोल सकते हैं। क्या क्या मिलाते हैं, एक मिलाते हैं हम लोग जो है एथिल एल्कोहल। क्या मिलाते हैं हम लोग जो है, एक जो है एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। यहाँ से क्या मिलाते हैं भाई, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 और OH मिलाते हैं। साथ में हम क्या मिलाते हैं, वहाँ पर कंसनट्रेट क्या मिला देते हैं, H2SO4 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, H2SO4। और उसके बाद दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर दिए, गिरा दिए। किसको किसको भाई, एक हम लोग गिरा दिए C2H5OH को, और साथ में क्या होता है हमारा H2SO4 को हम लोग क्या करते हैं, गिराते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जल उष्मक की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम जल उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं, उसमें कौन सा प्रक्रिया होता है हमारा,
रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, रासायनिक समीकरण से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्या करता है, जैसे ही हम लोग इसको ताप देना स्टार्ट करते हैं तो क्रिया करता है, कौन कौन क्रिया करता है, तो हमारा यहाँ से जो हम मिलाए हैं एथिल एल्कोहल, जिसका सामान्य फार्मूला क्या होता है हमारा CH3CH2OH होता है। ये हमारा नाम क्या है, इसका नाम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है। किसके साथ क्रिया करता है हमारा, H2SO4 के साथ। किसके साथ भाई, H2SO4 के साथ क्या करता है, क्रिया करता है ना। तो यहाँ पर H2SO4 किस में टूटता है भाई हमारा, ये टूट जाता है H+ आयन, और यहाँ पर होता है हमारा HSO4- आयन में टूटता है हमारा। किस में टूटता है हमारा, ये H2SO4 किस में टूटेगा भाई, H+ आयन और HSO4- आयन में टूटता है। अब यहाँ पर का जो एथिल एल्कोहल होता है इसमें OH- होता है और कार्बन प्लस होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका OH और इसका हमारा H किसके रूप में निकल जाता है हमारा, H2 के रूप में क्या हो जाता है आपका, निकल जाता है। अब H2 के रूप में निकल गया तो इधर क्या बच रहा है हमारा, ये बच रहा है हमारा, ये हमारा क्या बच रहा है भाई हमारा, ये बच रहा है इधर CH3, साथ में क्या बचा है CH2, CH3CH2। तो ये प्लस वाला है तो किसके साथ, ये माइनस के साथ, HSO4- के साथ। इतना को बोलते हैं एथिल, और हाइड्रोजन को बोलते हैं बाई, और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो क्या प्राप्त हो जाता है हमारा, एथिल बाई सल्फेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब जो एथिल बाई सल्फेट होता है ना, एथिल बाई सल्फेट मिला है हमारा CH3 CH2 और HSO4, ये हमको मिला हुआ है। चूँकि हम लोग गर्म करते रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा माइनस चार्ज वाला है, ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर का ये जो हमारा CH3 होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका एक ठो दे देता है। ये जो हमारा CH3 है, अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को इधर वो खींच रहा है तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, ये जो है कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन उसको क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है और प्लस के रूप में निकल जाता है। और उस स्थिति में यहाँ से पुनः हमको क्या प्राप्त हो जाता है, H2SO4 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से H2SO4 क्या हो जाता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। और इस तरीक़ा से CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या हो जाता है, हमको एथीन के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब ये जो एथीन बन रहा है, ये जो हमारा क्या होता है, हमारा एथीन बनता है। इस पे समझ रहे हैं, ये हमारा क्या होता है HSO4 है, वो क्या होता है माइनस चार्ज वाला होता है। तो यहाँ से ये हमारा CH3 का एक हाइड्रोजन उसके पास चला जाता है और H2SO4 के रूप में निकल जाता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, एथीन जो है प्राप्त होता है, या एथीन बनना क्या हो जाता है आपका, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस तरीक़ा से प्राप्त जो एथीन है, या यहाँ से बनने वाला जो एथीन है, उस एथीन में बहुत सारा क्या होता है हमारा अशुद्धियाँ क्या होता है, पाया जाता है। जैसे जल का शुद्धि होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्धि होता है, साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड का उस पर शुद्धि होता है। बहुत सारी अशुद्धियाँ क्या होता है, पाया जाता है। अतः उस एथीन को क्या करने के लिए, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए, उस अशुद्ध एथीन जिसमें कई प्रकार की क्या होती है, अशुद्धियाँ पाई जाती है, उसको कंसनट्रेट H2SO4 भरे जो पात्र होता है उससे गुजारा जाता है। तो कंसनट्रेट H2SO4 जो होता है उसमें से जो सोखने वाला चीज़ है, जैसे जल वाष्प है, पानी है, उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। इस तरीक़ा से यहाँ से क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजरने के बाद जल की शुद्धि, जल वाष्प की शुद्धि क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अब उसको आगे हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक पात्र होता है, उसमें भेज दिया जाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, या जो भी वो खींचने वाला चीज़ है, जो अपने पास रखने वाला चीज़ है, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेता है, रख लेता है। और इस तरीक़ा से फाइनली हमारा जो एथीन है वो पानी में क्या होता है, भरे पात्र में जाता है। चूँकि एथीन जो होता है पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है, अतः वह बुलबुला के रूप में जा करके गैस जार में क्या हो जाता है, आपका कलेक्ट हो जाता है। और इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, आपका एथीन जो है प्राप्त हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, आपका एथीन बनाने का क्या कहलाता है, प्रयोगशाला विधि कहलाता है। और इस समीकरण का क्रिया विधि हम पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये हो गया आपका एथीन बनाने के प्रयोगशाला विधि। तो आपको बढ़िया से ऐसे क्या करना है, सुंदर चित्र बनाना है, साथ ही आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। और रासायनिक समीकरण लिख करके जैसे आपको समझाया गया है उस प्रकार से आपको क्या करना है, थ्योरी को क्या करना है, आपको लिखना है। बस इतना ही है आपका एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में। और नीचे आप लिख सकते हो, जगह है तो आपके पास, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या बनाने का भाई, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से
लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख देते हैं एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला क्या देखना है हमको, विधि, यहाँ से हमको देख लिए। तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आपको क्या करना है, देखना है। तो हमने अभी अल्कोहल का निर्जलीकरण से किस प्रकार से एल्कीन बनाया जाता है, दूसरा प्रयोगशाला में किस प्रकार से एथिलीन बनाया जाता है वो देख लिए। चलो अल्कोहल के हिसाब से और भी तरीका है जिस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अल्कोहल जो होता है उस अल्कोहल को किस तरीका से या अल्कोहल से और किस तरीका से क्या किया जा सकता है, हमारा जो है एल्कीन बनाया जा सकता है। तो दूसरा इसमें दिया गया हमारा, वो दिया हमारा, ये पहला का हम दूसरा पढ़ रहे हैं ना, तो एल्कोहल का एलुमिना द्वारा निर्जलीकरण से। अब हमारा जो एलुमिना होता है Al2O3 जो होता है उसको एलुमिना बोलते हैं, और एलुमिना भी सल्फ्यूरिक अम्ल के जैसा क्या करता है, ये भी पानी को क्या करने वाला रहता है, सोखने वाला रहता है। इस वजह से हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जो है एल्कीन बना सकते हैं। तो पहला जैसा ही है, इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है। ये हो गया हमारा CH3, ये हो जाता है हमारा CH, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया OH। नाम क्या है इसका नाम, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, एलुमिना Al2O3। कुछ टेम्परेचर भी है हमारा 400 से 500 हम लोग बोल सकते हैं, ताप भी होता है। तो उस स्थिति में यहाँ से क्या होता है, जो एलुमिना होता है, ये एलुमिना क्या करता है, हमारा पानी को सोख लेता है, क्योंकि इसमें भी पानी सोखने के क्या होता है, गुण पाया जाता है। तो पानी सोख लिया तो यहाँ से क्या निकल जाता है, हमारा H2O निकल गया। तो क्या बचता है हमारा, ये बचता है हमारा CH, और डबल बॉन्ड क्या बचता है आपका CH, और ये हमारा क्या कहलाता है, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो नाम क्या हो जाता है आपका एथीन। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का एलुमिना द्वारा निर्जलीकरण से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एथीन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा विधि हो गया। ठीक है, किसके, पहला के अंतर्गत दूसरा विधि। अब चलते हैं दूसरा के पास, है ना। पहला तो एल्कोहल से, और जिसके अंतर्गत हम 2 पढ़े, एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण, एक एलुमिना द्वारा निर्जलीकरण। चलिए हम दूसरा पॉइंट की ओर क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हमारा, एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण से। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझेंगे, वी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड तो आपको समझ में आ गया। एल्किल हैलाइड किसको बोलते हैं, आर फार क्या होता है एल्किल, और एक सफार होता है हैलाइड। मान हम लोग रखेंगे क्योंकि आपको जानते हो आर के जगह हम एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, है ना, हेक्सिल, जो आपको रखना है आप आर की जगह क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम एक्स की जगह रखना चाहेंगे तो फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप रख सकते हैं। वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण, वी जहाँ पर वर्ड आ जाता है केमिस्ट्री में, उसमें मतलब होता है निकलना, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण, मतलब इस प्रक्रिया में एक हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है और एक हाइलोजन भी बाहर निकलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कहते हैं। तो वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण मतलब क्या होता है, जब किसी अणु से हाइड्रोजन भी बाहर निकले और हाइलोजन भी बाहर निकले तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कहते हैं। इसे विलोपन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। कौन सा अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। ये आप 12th में पढ़ेंगे तो डायरेक्टली विलोपन अभिक्रिया के रूप में पढ़ेंगे। इसको ना बीटा विलोपन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन भी कहते हैं। ये सब हम लोग जो है 12th में पुनः पढ़ेंगे, लेकिन आप 11वीं में पढ़ रहेंगे तो आसान होगा। तो एल्किल हैलाइडों की वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण से और विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, किसी अणु से कोई यौगिक क्या होता है हमारा, या कोई अणु क्या होता है, विलोपित होता है। और वो कौन कौन विलोपित होता है, हाइड्रोजन और हाइलोजन। इस वजह से इसको हम लोग विलोपन अभिक्रिया या वी हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं। ये हमारा क्या लिए हम लोग, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फार्मूला जैसे मैंने आर के जगह CH3 रख दिया, आर के जगह हमने क्या रख दिया, CH3। उसके बाद मैंने रख दिया CH2 और हमने रख दिया Cl, जिसका नाम है हमारा एथिल, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड। जब इस एथिल क्लोराइड को हम एल्कोहलिक KOH के साथ
एल्कोहलिक KOH, मतलब एल्कोहल युक्त बोल सकते हैं। तो जब एल्कोहलिक KOH के साथ हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, यही परिभाषा है जो बोल रहा है। जब एल्किल हैलाइड को, मैं Na एल्किल हैलाइड की जगह एथिल एल्कोहल लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एल्किल हैलाइड की जगह मैंने एल्किल को राइट लिखा है ना। तो जब एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, KOH के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा एल्कीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन बाहर निकलता है। कैसे निकलता है जरा आप देखेंगे। आप जानते हैं पोटेशियम प्लस होता है और OH क्या होता है, माइनस होता है। ये आपको पहले से पता है कि हमारा जो पोटेशियम होता है वो कैसा होता है भाई, प्लस, और ये होता है माइनस। अब ये भी जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन होता है उनकी ऋण विद्युतता ज़्यादा होता है, इसलिए वो साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है ना। और वो हो गया। अब इस पर माइनस चार्ज आता है तो इस कार्बन पर क्या हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। इस कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, साझक इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लिया, क्लोरीन खींच लिया। उस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर जो क्या होता है, कार्बन होता है इससे जुड़ा हुआ, उसके पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। और इस कमी को कौन पूरा करता है, हमारा ये जो हाइड्रोजन पूरा करता है, और यहाँ से प्लस के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसका प्लस और इसका जो माइनस होता है वो किसके रूप में निकल गया, H2O के रूप में। फिर हमारा क्लोरीन माइनस है और पोटेशियम क्या है, प्लस है, तो क्या निकल गया हमारा, KBr के रूप में। तो बचा क्या, यहाँ से आपका बचा है आपका H, है ना, और एक और क्या बचा है हमारा H। और ये हाइड्रोजन तो निकल गए, तो कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इधर भी क्या है हमारा H, और इधर हमारा क्या है H। तो इस तरीक़ा से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एथीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही साथ इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है और हैलोजन भी बाहर निकल रहा है। इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एथीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्किल हैलाइड से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है ना। इस वजह से इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये पता है कि जहाँ से जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, और जहाँ से हमारा क्या होता है, हमारा उसको बगल वाला को बोलते हैं बीटा। तो बीटा से चूँकि हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है, विलोपन हो रहा है, इसलिए इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख करके इस उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसको आपको लिखना पड़ेगा कि जब एल्किल हैलाइड को, यहाँ से अब मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, एल्किल हैलाइड को किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कीन बनता है। इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का विलोपन होता है। दोनों का क्या होता है, हमारा विलोपन होता है, है ना। इसे
बीटा विलोपन के नाम से भी क्या किया जाता है हमारा, जाना जाता है क्योंकि हमारा बीटा कार्बन से क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का क्या होता है, हमारा विलोपन होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ गए हैं तो थ्योरी लिख सकते हैं, है ना, मेन एग्जाम्पल होता है। तो ये हो गया हमारा बी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। यही में ना, इसी में हमारा एक ऐसा आता है सेट-जेप नियम। क्या आता है हमारा, सेट-जेप नियम। एक और आता है हमारा सेट, है ना, सेट-जेप नियम बोलते हैं, सेट-जेप नियम, ठीक है, सेट-जेप नियम, सेट-जेप रूल्स बोलते हैं। सेट-जेप नियम क्या होता है, यदि कोई एल्किल हैलाइड है और उसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है या 2 बीटा कार्बन है बोल सकते हैं। हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है। कैसा एल्किल हैलाइड है, देखो ये जैसे दिया गया है हमारा H और H, फिर हमारा क्या दिया है CH और हमारा H, फिर क्या दिया है हमारा CH और यहाँ पर क्या दिया है हमारा Br, ये हमारा क्या दिया है Br, और यहाँ पर दिया है आपका CH और H। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मैं एक और तरीक़ा से, दूसरा तरीक़ा से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन लग रहा होगा तो इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये दिया है CH3, ये हो जाता है हमारा CH और H, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा CH और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं Br, ठीक है, CH और ये हो गया हमारा Br। इधर हम लोग कर देते हैं H, इधर कर देते हैं H और इधर हो जाता है H। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, एक एल्किल हैलाइड दिया है जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये हमारा अल्फ़ा होगा और ये क्या होता है बीटा, और ये भी क्या होता है बीटा। तो जब किसी एल्किल हैलाइड में, या वह एल्किल हैलाइड जिसमें क्या होता है हमारा 2 बीटा हाइड्रोजन होता है या 2 बीटा कार्बन होता है, उसको हम क्या करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। किसके साथ क्रिया कराते हैं हम लोग, एल्कोहलिक KOH के साथ, KOH के साथ। कौन सा, एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं। तो 2 प्रकार का क्या होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। कितने प्रकार का एल्कीन, 2 प्रकार का क्या होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। कैसे, यदि मान लो यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, खींच लिया, तो उस स्थिति में इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा, और इस कमी को पूरा कौन करेगा, ये हाइड्रोजन पूरा करेगा, और H+ के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन खींच लिया तो कौन सा चार्ज है, माइनस आ गया। तो यहाँ पर कार्बन की कमी को पूरा होगा, तो यहाँ पर ये कार्बन क्या करेगा, इस तरह से आपका हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक हमारा इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो उस स्थिति में क्या निकलेगा हमारा, इसका प्लस और उसका माइनस, H2O, इसका माइनस और उसका K, तो क्या हो जाएगा हमारा KBr, पुनः निकल गया। तो आपका क्या बनेगा, इधर से एक बनेगा CH3, ये हो गया, फिर क्या बनेगा CH2, देखो CH3 CH2। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारा, CH बचा है, ये हमारा क्या बचा है CH। अब देखो ये तो निकल गया Br, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बचा है CH2, तो यहाँ पर हो जाता है आपका CH2। एक हमारा एल्कीन बन गया, इसका नाम हो जाएगा 1 2 1 2 3 और ये 4। तो 1 नंबर में क्या है हमारा इन है, और टोटल कितना है हमारा 4 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाता है ब्यूटोनिन। अब जो है इसको जस्ट उल्टा लो, जस्ट क्या लो, उल्टा लो, ठीक है, समझो इसको, जस्ट हम क्या लेते हैं, उल्टा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करता है आपका, ये जो हमारा Br है उसको इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग है। अब यहाँ पर जो कार्बन है ना, वो पहले इधर से हाइड्रोजन खींचा था, अब हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा क्या करता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके प्लस के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तब भी क्या बनेगा, H2 और KBr बनेगा, लेकिन एल्कीन अलग बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, ये देखो C और H,
और ये तो निकल गया है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या होता है हमारा CH, क्योंकि ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, और इधर क्या हो जाता है आपका CH3। इसका नाम क्या हो जाता है 1 2 3 और ये 4 हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 इन, और 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं हम लोग ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका ब्यूट 2 इन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं आप एक ऐसा एल्किल हैलाइड दे रहे हैं, इसका नाम क्या होता है हमारा ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अगर हम देखेंगे तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसका नाम आइसोब्यूटिल Br है तो क्या बोलते हैं हम लोग ब्रोमाइड बोलते हैं। तो नाम क्या होता है भाई इसका नाम आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है। तो हम क्या लिखते हैं सेडजेप रूल क्या कहता है कि यदि कोई ऐसा एल्किल है या ऐसा एल्किल जिसमें क्या होता है 2 बीटा क्या होता है हमारा हाइड्रोजन होता है या 2 बीटा कार्बन होता है, यदि उसको एल्कोहलिक हम क्या करते हैं KOH के साथ क्या करते हैं क्रिया कराते हैं, तो 2 प्रकार का क्या होता है एल्किन प्राप्त होता है। उसमें से वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में होता है, ये हमारा क्या होता है मुख्य उत्पाद होता है, और ये हमारा क्या होता है आंशिक उत्पाद होता है। आंशिक क्या होता है हमारा उत्पाद होता है। तो मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्किन प्राप्त होता है जहाँ से हमारा हाइड्रोजन का जो विलोपन होता है वो उस कार्बन से होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है कम होता है। तो जहाँ से हाइड्रोजन की संख्या कम हो, अगर वहाँ से बीटा हाइड्रोजन का क्या होता है विलोपन होता है, तो उससे बनने वाला जो एल्किन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मुख्य उत्पाद। और जहाँ से उस कार्बन से जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है ज़्यादा है और वहाँ से बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, तो उससे बनने वाला जो उत्पाद होता है वो निम्न उत्पाद के रूप में होता है। तो इस प्रकार की नियम को हम क्या बोलते हैं सेडजेप का नियम कहते हैं। तो इसी को आपको थ्योरी के रूप में क्या करना है आपको लिखना है कि किसी वह एल्किल हैलाइड जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन हो, जिसमें क्या हो 2 बीटा कार्बन या हाइड्रोजन हो बोल सकते हैं, जिसमें 2 बीटा कार्बन और कार्बन से क्या जुड़ा है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। तो जिसमें 2 बीटा कार्बन हो एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कर एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कर 2 प्रकार के है ना, या 2 प्रकार के नहीं बोलेंगे तो ठीक है, ये 2 प्रकार के अथवा एल्किन का मिश्रण देता है। तो वह एल्किल हैलाइड जिसमें 2 बीटा कार्बन होता है हो एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के एल्किन है ना, एल्किन अथवा एल्किन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वह एल्किल हैलाइड जिसमें 2 बीटा क्या होता है हमारा कार्बन या हाइड्रोजन होता है, एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के एल्किन या एल्किन का क्या करता है मिश्रण देता है ना। एल्किन का क्या करता है हमारा मिश्रण देता है। उसमें वह एल्किन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है या वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है जिसमें बीटा हाइड्रोजन का विलोपन उस कार्बन परमाणु से होता है, उस कार्बन परमाणु से होता है जिसमें है ना जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिसमें जुड़े हुए बीटा
हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिसमें जुड़े हुए बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, क्या कहलाती है? सेटजेफ नियम कहलाती है। सेटजेफ नियम कहलाती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि वह एल्किल हैलाइड जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन होता है, एल्कोहलिक केवेज के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कीन का मिश्रण प्राप्त होता है। उनमें से वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में होता है जहाँ, है ना, हाइड्रोजन के विलोपन उस कार्बन से होता है जिसमें बीटा हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। यही हमारी क्या कहलाती है? सेटजेफ नियम कहलाती है। और ये भी एल्किल के विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत क्या की जाती है? इसको रखी जाती है। तो इतना आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा एल्कीन बनाने की क्या हो गया, हमारा विधि हो गया, जो आगे आपका क्या होगा, काम आने वाला है। और भी दिया है हमारा एल्कीन बनाने की, और भी कुछ विधियां हैं। ये तो 3 विधियां हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे विधियां यहाँ पर दिया जा रहा है, इनको हमको क्या करना है, देखना है। ये हमारा एल्कीन है ना, तो एल्कीन बनाने की और भी क्या है, कुछ विधियाँ हैं जिनको हम लोग देखेंगे। और पहला है हमारा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये झई नहीं है, इसका मतलब क्या है हमारा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, कोल्बे विधि पुनः हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए, कोल्बे विधि पहले भी देखे थे, अब भी देखेंगे, थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, सक्सिनेट लेते हैं। देखो, सक्सिनिक अम्ल का एक हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ से सूत्र होता है CH2COOH, और इसको साथ जोड़ देंगे CH2COOH। इसको बोलते हैं सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सक्सिनिक अम्ल बोलते हैं। किसको? CH2COOH। अगर इसको हम लोग क्रिया करा देते हैं, किसके साथ क्रिया करा देते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, एक और हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 2 ठो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इसका जो H है और इसका OH, इसका H और इसका OH, क्योंकि अम्ल है तो H प्लस देगा और ये OH माइनस देगा, ये प्लस देगा और ये माइनस देगा। क्या निकल जाता है यहाँ से? ये निकल जाता है आपका 2H2O, ये निकल गया। और तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और ये क्या है, प्लस, और ये प्लस, तो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाता है CH2COOK, और यहाँ पर हो जाता है आपका CH2COOK। ये हमको प्राप्त हो जाता है। जब भी किसी अम्ल से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है तो 8 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे सक्सिनिक अम्ल था COOH, CH2COOH, दोनों हाइड्रोजन जैसे ही निकलता है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वो सक्सिनिक अम्ल से सक्सिनेट हो जाता है। बट यहाँ पर पोटेशियम जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पोटेशियम सक्सिनेट हो जाता है। तो यहीं से आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस करना है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, CH2COO, और ये होता है K। इधर हमारा क्या है, CH2COO, और ये हमारा है K। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम सक्सिनेट। नाम क्या है इसका नाम, पोटेशियम, है ना, क्या होता है इसका नाम, सक्सिनेट। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम सक्सिनेट, जो कि पोटेशियम लवण होता है हमारा किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, तो पहले जैसे हमको क्या करना है, हमको ये जो हमारा पोटेशियम के जो क्या होता है, हमारा सक्सिनेट होता है। पोटेशियम के सक्सिनेट मतलब CH2COOK हो गया, और यहाँ पर CH2COO क्या होता है, हमारा K होता है। इसका हम लोग पहला जैसा क्या कर देते हैं, इसका जली विलयन बना देते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, जो है इसका जली विलयन, मतलब पानी के साथ इसको क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, है ना, जली विलयन बना दिए। तो जैसे हम लोग जली विलयन बनाते हैं, ये हमारा 2 भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक हमारा सक्सिनेट आयन और एक हो जाता है पोटेशियम आयन। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और इलेक्ट्रोड लगाने के पश्चात जब इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो ये हमारा बैटरी का प्लस वाला भाग और ये बैटरी का माइनस वाला भाग। तो बैटरी का जो प्लस वाला भाग होता है आप जानते हो, एनोड होता है,
और ये वाला भाग क्या होता है हमारा कैथोड होता है। तो जैसे हम क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर उपस्थित जो प्लस और माइनस चार्ज है वो विपरीत आयन की ओर क्या करता है गति करता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं जल में घोल दिए तो ये कितने प्रकार का आयन में टूटेगा, 2 प्रकार का। ये हो जाता है CH2, इधर हो जाता है CH2, ये हो जाता है COO माइनस और ये हो जाता है COO माइनस में क्या हो गया है टूट गया। और क्या देता है हमारा 2K देता है, क्या देता है हमारा भाई 2K देता है। तो 2 क्या दे दिया हमारा K प्लस दे दिया। अब हम जैसे ही क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये माइनस वाला भाग किधर जाता है प्लस वाला की ओर अर्थात एनोड की ओर जाता है और ये प्लस वाला किधर जाता है कैथोड की ओर जाता है। तो पहले कहाँ पर लिखेंगे हम लोग एनोड पर जाएगा, एनोड पर जाएगा तो क्या होगा हमारा एनोड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है भाई तो CH2 COO माइनस है, इधर भी हमारा क्या है CH2 COO क्या है माइनस है। ये यहाँ पर जाके क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया डोनेट कर दिया। तो ये क्या बनता है हमारा CH2 और ये हो जाता है CH2 COO और ये हो जाता है हमारा COO मुक्त मूलक बोल सकते हैं प्राप्त हो जाता है। अब वो जो है पुनः हम लोग तो विद्युत धारा प्रवाहित करते रहते हैं तो ये हमारा क्या होता है जो CH2 COO जो रहता है ये टूट जाता है किसमें एक निकल जाता है यहाँ से 2 ठो कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया CO2 तो बचता क्या है हमारा ये बच जाता है C, इधर हो गया H, इधर हो गया H, ये हो गया H और ये हो जाता है H। हमको क्या प्राप्त हो जाता है एथीन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो गया भाई हमारा एथीन प्राप्त हो गया। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है एथीन को क्या कर लिया जाता है प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये होता है एथीन प्राप्त करने की क्या हो गया हमारा विधि। ठीक है ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा C, ये हो जाता है आपका H, ये हो जाता है H और ये हो गया आपका HH। तो आपको क्या हो गया तुरंत प्राप्त हो गया, कौन प्राप्त हो गया यहाँ से एथीन। ठीक है तो C, ये हो गया आपका H, ये हो गया H, ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका H और ये प्लस। तो इस तरीक़ा से एथीन आपको कहाँ मिलेगा एथीन मिल जाता है आपको कहाँ पर एनोड पर प्राप्त हो जाता है। अब कैथोड पर कौन जाएगा भाई हमारा कैथोड पर जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप कैथोड लिख दो। कैथोड पर आपका जाएगा कौन सा 2K जो कि प्लस चार्ज में है। वो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो त्यागा गया है उसको क्या करता है ये ग्रहण करता है और ये क्या बन जाता है 2K बन जाता है ना, क्योंकि एक्सेप्ट किया जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आता है आप जानते हैं। तो 2K हो गया। अब ये जो 2K होता है यहाँ पर जल भी रहता है, उस जल के साथ क्या करता है ये क्रिया करता है। तो 2K है तो पानी की मात्रा भी कितना लेते हैं हम 2 बार लेते हैं तो H2O हो जाता है। और आप जानते हैं पानी किस में टूटता है H प्लस आयन और OH क्या होता है हमारा माइनस आयन में टूटता है। तो ये हो जाएगा H प्लस आयन और ये क्या हो जाएगा आपका OH माइनस आयन। क्योंकि दोनों की मात्रा 2 बार है तो 2 पोटेशियम और 2 हाइड्रोक्साइड क्या मिला लेता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और इस तरीक़े से ये 2 हाइड्रोजन इधर जाके H2 के रूप में क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। कहाँ पर ये निकलेगा कैथोड पर और एनोड पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है एल्कीन प्राप्त हो जाता है। यही हमारा विधि क्या कहलाता है हमारा कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप जो है एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं जिसमें एथीन प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कोल्बे विधि। पहले एल्केन बनाने के लिए भी देखे थे, एल्कीन बनाने की भी देखे और आगे एल्काइन बनाने के लिए भी देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है ये हो गया, ये आपका हो गया आपका जो है कोल्बे विधि से। चलिए एक और हमारा यहाँ से विधि दिया गया है और वो विधि क्या है हमारा मूलाभ डाइहैलो एल्केन से। मूलाभ डाइहैलो एल्केन को बोलते हैं विसिनल। विसिनल क्या होता है मैं आपको पहले बताया था। विसिनल क्या होता है तो विसिनल डाइहैलाइड वह डाइहैलाइड होता है जिसमें समीपवर्ती जब हमारा क्या होता है जो कार्बन होता है उस समीपवर्ती कार्बन से जब 2 हाइड्रोजन क्या होता है आपका जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और विसिनल डाइहैलाइड को जब किसी धातु के साथ क्या करते हैं क्रिया करा देते हैं। तो जैसे हम लोग क्या कर दिए यहाँ से जिंक धातु के साथ क्या करते हैं उसको क्रिया करा देते हैं। तो जिंक की संयोजकता 2 होता है जिसका प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होता है 1-1 होते हैं जो माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है आपका जिंक हैलाइड निकल जाता है और इस तरीक़ा से आपका CH डबल बॉन्ड CH क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं एथीन कहते हैं, एथीन कहा जाता है। तो मूलाभ डाइहैलाइड क्या होता है तो विसिनल डाइहैलाइड होता है। और विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है जब
किसी हाइड्रोकार्बन के दो समीपवर्ती जो कार्बन होता है उस कार्बन से दो हाइड्रोजन जब क्या होता है जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइहैलाइड, एथिलीन और डाई, और यह क्या हो जाता है हमारा हैलाइड को जिंक धातु के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो जिंक हैलाइड निकल जाता है और निकल जाने के पश्चात क्या करता है हमारा एल्किन देता है। चाहेंगे तो इसको आप जो है किसी एल्केन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, इधर भी क्या है हमारा हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया 2, यहाँ पर क्या ले लो Br सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हमारा हो गया Br। अब इसको किसके साथ क्रिया कराना है, जिंक के साथ, तो जिंक क्या होता है प्लस होता है, ये दोनों क्या होता है माइनस होता है। जिंक की संयोजकता 2 है, Br की संयोजकता 1 है, तो उल्टा लिखते हैं हम लोग, तो जिंक ब्रोमाइड निकल गया तो बचा क्या हमारा, ये हो जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये आपका H और H, तो हमको क्या हो जाता है एथिन या एथिलीन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये पहला तरीका है विसिनल डाइहैलाइड से। जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है भाई, जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है, तो वह डाइहैलाइड जिसमें एक ही कार्बन से जब दो हमारा क्या होता है हैलोजन समूह क्या होता है जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल क्या बोलते हैं हम लोग जो है हैलाइड के नाम से क्या करते हैं जानते हैं या कहा जाता है। जैसे हमारा क्या दिया है, हमारा ये जैसे दिया है आपका CH3 और उसके बाद दिया है CH और इधर एक Br दिया है और इधर एक Br दिया है, तो आपको क्या बोल रहा है, जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक ही कार्बन से जब दो हाइड्रोजन क्या हो जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है फिलहाल, तो इसका नाम होता है आपका एथिलीडीन डाइब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम, एथाइलिडीन और इसको बोलते हैं डाइब्रोमाइड कहा जाता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं जिंक धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो ऐसे ही एक यौगिक और ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है Br, ये हो जाता है Br, ये हो जाता है CH और ये हो जाता है CH3। तो हमने क्या लिया इसका 2 अणु, अगर ऐसे में आपको परेशानी हो रहा है तो IPAC नाम कर दो 1 2, तो 1 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 डाइब्रोमो हो जाएगा, 1 1 डाइब्रोमो और 2 कार्बन क्या बोलते हैं एथ और सिंगल बान है तो N, तो यौगिक का नाम क्या हो जाएगा 1 1 डाइब्रोमो एथेन के कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स मोलेक्यूल्स ले रहे हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। देखो दोनों ये है ये भी है हमारा, तो यहाँ से क्या होता है ये हमारा प्लस होता है ये माइनस होता है, तो इसी स्थिति में इसको 2 लेते हैं तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता है जिंक ब्रोमाइड क्या हो जाता है यहाँ से निकल जाता है, तो Zn और Br2 हो जाता है और यहाँ पर 2 कर देते हैं तो ये माइनस में चला गया, तो बचा क्या इधर, ये बचा है आपका CH3, इधर आपका क्या बचा है CH, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा तब बैलेंस होगा और ये हो जाता है CH और ये हो जाता है आपका CH3। नाम क्या हो जाता है इसका नाम 1 2 3 4 और 2 नंबर में क्या दिया है हमारा इन दिया है तो 2 में इन हो गया, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट क्या हो जाता है आपका 2 इन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप जेम डाइहैलाइड से क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो जेम डाइहैलाइड क्या होता है भाई, तो जेम डाइहैलाइड वे हमारे हैलाइड होते हैं जिसमें किसी हाइड्रोकार्बन के एक ही कार्बन से जब 2 हाइड्रोजन क्या होता है जुड़ा रहता है तो उसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। यदि हम एक जेम डाइहैलाइड का 2 अणु लेते हैं और उसको जिंक धातु के साथ क्या करते हैं क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में हमको क्या होता है एल्कीन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से भी क्या किया जा सकता है एल्कीन जो है प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ये जो क्लास है फ़िलहाल उसको हम लोग क्या करते हैं यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में और भी बनाने की क्या है हमारा विधियां हैं उनको हम क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये क्लास हम लोग क्या करते हैं यहीं पर समाप्त करते हैं।